दिलों की नन्ही दास्ता सीजन 2 भाग 35। शाम की हल्की हवा में आंगन में कपड़ों की पतली रस्सियां हिल रही थी। घर के दरवाजे पर गेंदे के फूलों की लड़ी आधी टंगी थी, आधी अभी बन रही थी। अंदर से बर्तन टकराने की आवाज़ और किचन में बनती मिठाई की खुशबू हर कोने में फैली थी। बीच में बड़े स्टील के बर्तन में गर्मा गर्म बेसन का मिश्रण रखा था और काजल, आशी, उषा जी और सांची मिलकर गोल गोल लड्डू बना रहे थे। हॉल में अंकुर एक स्टूल पर चढ़कर छत पर झालर टांग रहा था, मुंह में पिन दबाए हुए। शिखा उसकी हेल्प कर रही थी। जसवंत जी कोने में बैठकर चश्मा लगाकर गेस्ट लिस्ट लिख रहे थे। दूसरे कमरे में अनिरुद्ध लैपटॉप खोले बैठा था। उसे आज ही एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था और वो डेडलाइन के काम में डूबा था। बीच बीच में बाहर की हलचल पर उसकी नज़र चली जाती, फिर वो मुस्कुराकर वापस स्क्रीन पर ध्यान देता। आंगन से लेकर हॉल तक सबसे अलग हलचल थी 6 साल की कियारा की। वो अपने छोटे भाई अनय की बॉडीगार्ड बनी इधर उधर घूम रही थी। अनय रुई जैसी मुलायम बालों वाला छोटे छोटे हाथ पैर मारते हुए रेंगता और जो चीज़ सामने आती, खिलौना, कागज़, पंखुड़ी, सब मुंह में डालने की कोशिश करता। कियारा कड़क आवाज़ में बोली, छोटू वो मत खाना, थू थू कर। अनय उसकी बात सुनने की बजाय ज्यादा तेज रेंगकर दरवाजे के पास रखे मटके तक पहुंच जाता है। मटके के पास पड़े फूल की पंखुड़ी उठाकर मुंह में डालने ही वाला होता है कि कियारा दौड़कर आ जाती है। कियारा उसका हाथ पकड़कर बोली, नहीं मम्मा डांटेंगी, ये खिलौना भी नहीं है। अनय उसकी उंगली पकड़कर हंस देता है, जैसे उसे पता हो कि उसकी बहन हार मान जाएगी। काजल भाभी किचन से झांककर देखती हैं और कहती हैं, अरे क्यों, तुमने तो सच में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पकड़ ली है। कियारा गर्व से बोली, हाँ, और मैं ये 3 में नहीं कर रही, कल मुझे छोटू के साथ फोटो में फ्रंट में बैठना है। सब हंस देते हैं और किचन में लड्डू बनाने का सिलसिला जारी रहता है। आंगन में हल्की हल्की लाइट्स लटकाने का काम चल रहा था। अंकुर एक लकड़ी की स्टूल पर चढ़कर लाइट्स का तार खींच रहा था और नीचे खड़ी शिखा उसका सिर घुमाकर देख रही थी। शिखा हाथ कमर पर रखकर बोली, अरे सीधा लगाओ ना, ये बीच वाला बल्ब टेढ़ा क्यों कर दिया। अंकुर ऊपर से झांकते हुए बोला, टेढ़ा नहीं एंगल है, स्टाइल में लग रहा है बिल्कुल मेरी तरह। शिखा चिढ़ते हुए बोली, ये डेकोरेशन है, आपकी हेयर स्टाइल नहीं, सब बराबर लगाओ। अंकुर ने लंबी सांस ली, फिर नीचे झुककर धीरे से कहा, आप खुद लगा लो मिस परफेक्शनिस्ट। शिखा ने तिरछी नज़र से उसे देखा और कहा, हटिए मैं खुद लगा लूंगी। अंकुर सीढ़ियों से उतर जाता है और कहता है, जाइए मैडम, मैं भी देखता आपका परफेक्शन। शिखा उसे घूरकर मुंह बना देती है और बिना कुछ बोले सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। ऊपर जाकर वो ध्यान से रंग बिरंगी लाइट्स टांगने लगती है। छोटे छोटे बल्ब एक एक कर जलते तो उसकी आंखों में चमक उतर आती और उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान फैल जाती। अंकुर नीचे से सीढ़ी पकड़े खड़ा था, लेकिन उसका ध्यान लाइट से ज्यादा शिखा के चेहरे पर अटका हुआ था। माथे पर हल्की सी पसीने की बूंद, हवा में उड़ते बाल और आंखों में काम पूरा करने की जिद। उसे एक पल को भूल ही गया कि वो यहाँ सीढ़ी संभालने के लिए है। शिखा ऊपर से कहती है, सीढ़ियाँ तो ढंग से पकड़िए, मैं नीचे उतर रही हूँ। अंकुर झट से होश में आता है और कहता है, हाँ हाँ पकड़ रखी है, लेकिन उसके हाथ थोड़े ढीले थे। शिखा जैसे ही नीचे उतरने लगी, एक पायदान पर उसका पैर फिसल गया। सीढ़ी हल्की डगमगाई और वो सीधा गिरने को थी कि तभी पीछे से 2 मजबूत हाथों ने उसे कसकर पकड़ लिया। एक पल को शिखा की सांस अटक गई। वो खुद को अंकुर की बाहों में पाती है। संभल कर, कहीं आप टूट फूट गईं तो डेकोरेशन कौन करेगा। अंकुर ने आधी चिंता और आधी शरारत से कहा। शिखा ने खुद को तुरंत संभालते हुए उसकी पकड़ से निकलते हुए कहा, आपके बचाने से तो बेहतर है मैं खुद गिर जाऊं, कम से कम ताने तो ना सुनने पड़ेंगे। अंकुर मुस्कुराकर बोला, पर फिर तुम्हें उठाने वाला कौन होगा। शिखा ने आंखें तरेरी और दूसरी तरफ निकल गई, लेकिन उसके कानों तक अंकुर की हल्की सी हंसी पहुंच रही थी। सुबह का माहौल घर में हलचल भरा था। रंग बिरंगे कपड़ों में परिवार के लोग इधर उधर भागदौड़ कर रहे थे। हॉल में पूजा की तैयारी हो रही थी। फूलों की खुशबू, घंटियों की आवाज़ और पंडित जी के मंत्र वातावरण को पवित्र बना रहे थे। आशी ने लाल और सुनहरे बॉर्डर वाली साड़ी पहन रखी थी, माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। गोद में 9 महीने का अनय, जो आज अपने पहले अन्नप्राशन के लिए तैयार था, उसके छोटे छोटे हाथ में सोने की कंगनियां खनक रही थीं। उषा जी मुस्कुराते हुए बोली, बहू, पंडित जी कह रहे हैं पहले मंदिर में भगवान को अन्न चढ़ाना है, फिर बच्चे को खिलाना। आशी ने हामी भरी और बोली, जी माँ जी, मैं लेकर जाती हूँ। तभी उषा जी बोली, तुम अकेले कैसे जाओगी बेटा, अनिरुद्ध कहाँ है।
माँ वो बुआ जी को रिसीव करने गए हैं, आप फिक्र मत कीजिए, सभी बिजी हैं, इतनी भीड़ में किसी को परेशान क्यों करना, मैं खुद जल्दी से होकर आती हूँ, आशी बोली। उसकी बात सुनकर उषा जी कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन संभल कर जाना और जल्दी आना। आशी ने उनकी बात सुनकर हामी भरी। आशी टैक्सी लेकर अनय को गोद में लिए मंदिर जाती है। धूप हल्की थी। आशी ने अनय को अपनी गोद में संभालते हुए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ीं। वो बीच बीच में अनय से बातें कर रही थी। आज हम सब तुम्हें पहला खाना खिलाएंगे बेटू, ठाकुर जी को पहले प्रार्थना करेंगे, फिर मम्मा और बाकी सब मिलकर तुम्हें बहुत सारी चीजें खिलाएंगे। मंदिर के अंदर घंटियों की आवाज गूंज रही थी। आशी ने पंडित जी को नारियल और प्रसाद दिया, फिर अनय के माथे पर चंदन लगाया। जैसे ही आशी मंदिर से बाहर निकली, गली थोड़ी सुनसान थी। तभी एक काली वैन धीरे से उसके पास आकर रुकी। पीछे से एक आदमी ने आकर उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। आशी चीख भी ना पाई। उसने अनय को सीने से कसकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दूसरा आदमी बच्चे को झपट ले गया। नहीं, मेरा बच्चा, अनय, छोड़ो उसको! आशी की चीख गूंज रही थी, पर आसपास कोई सुनने वाला नहीं था। दोनों को जबरदस्ती वैन में धकेल दिया गया। दरवाज़ा बंद होते ही गाड़ी तेजी से निकल पड़ी। आशी ने धुंधली आंखों से आखिरी बार मंदिर को देखा, जहां से उसकी खुशियों का दिन कुछ सेकंड में डरावना सपना बन गया था। आंगन में पूजा की तैयारी पूरी रफ्तार पर थी। पंडित जी चौकी पर आसन जमाकर मंत्रों की किताब खोल रहे थे। जसवंत जी गले में सफ़ेद गमछा डालकर फूलों की थाली सजा रहे थे। काजल भाभी और सांची चांदी की कटोरी में घी भर रही थी। कियारा हाथ में छोटी घंटी लिए खेल खेल में पंडित जी के मंत्र के साथ बजा रही थी। क्यों, बस करो बेटा, अभी टाइम आएगा तब बजाना, काजल हंसते हुए बोली। अरे मैं तो प्रैक्टिस कर रही हूँ, कियारा ने मासूमियत से जवाब दिया और घंटी फिर एक बार बजा दी, जिससे सब मुस्कुरा दिए। उषा जी बीच बीच में आशी की तरफ नजर डालने के लिए इधर उधर देखती, लेकिन मान लेती कि वो मंदिर में होगी। अनिरुद्ध और बुआ के आने तक सब तैयारी पूरी कर लो, उन्होंने सबको हिदायत दी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जिस पल घर में ये हंसी मजाक चल रहा था, उसी पल आशी और अनय एक काली वैन में कैद थे। तभी अनिरुद्ध बुआ जी के साथ अंदर आया। सभी बुआ जी से मिलने लगे। तभी अनिरुद्ध ने इधर उधर देखते हुए कहा, मॉम, आशी कहाँ है? अनी वो मंदिर गई है अनय को लेकर। अन्नप्राशन से पहले कुछ रस्में करनी थी, इसलिए मंदिर गई है, अभी आती ही होगी, उषा जी उससे बोली। अनिरुद्ध उनकी बात सुनकर आशी को फ़ोन करता है। रिंग जाती है लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता है। वो दोबारा कॉल करता है। तभी फ़ोन रिसीव होता है। हेलो, अनजान आवाज़ सुनते ही अनिरुद्ध हैरान हो गया। वो बोला, आप कौन और मेरी बीवी का फ़ोन आपके पास कैसे? तभी उधर से बोला गया, भाई साहब ये फ़ोन हमें मंदिर के पास गिरा दिखा, इस पर कॉल आ रही थी तो हमने उठा लिया। अनिरुद्ध उसकी बात सुनकर चौंक गया। वो तुरंत बोला, आपको वहाँ आसपास कोई औरत एक छोटे बच्चे के साथ नजर आ रही है? तभी वो आदमी बोला, नहीं भाई साहब, यहाँ आसपास तो कोई नहीं है। तभी अनिरुद्ध बोला, ओके, आप क्या थोड़ी देर वहाँ रुक सकते हैं मेरे पहुँचने तक, प्लीज़? जी भाई साहब, आप आ जाइए, हम यहीं हैं, वो आदमी बोला। अनिरुद्ध ने तुरंत फ़ोन काटा और बाहर की तरफ जाने लगा। तभी उषा जी उसे देखकर रोकते हुए बोली, अनी, पूजा शुरू होने वाली है, तू कहाँ जा रहा है? अनिरुद्ध किसी को टेंशन ना हो इसलिए बोला, मॉम, मैं आशी को मंदिर से लेकर आता हूँ। अनिरुद्ध तेज कदमों से मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। उसके पीछे ड्राइवर भी भागते हुए आया। धूप अब थोड़ी तेज हो चुकी थी और आंगन में बिखरे फूल पत्ते सुबह की भीड़ का सबूत दे रहे थे। गेट के पास वही आदमी खड़ा था जिसने फ़ोन उठाया था, साधारण कपड़ों में, माथे पर पसीना, हाथ में आशी का मोबाइल। आप ही ने कॉल किया था? अनिरुद्ध ने सीधा पूछा। जी भाई साहब, ये मोबाइल मंदिर की सीढ़ियों के पास पड़ा था, इधर आसपास तो कोई नहीं मिला, उसने फ़ोन आगे बढ़ाते हुए कहा। अनिरुद्ध ने मोबाइल लिया। स्क्रीन पर एक क्रैक था, जैसे गिरते समय जोर से टकराया हो। उसकी नज़र अचानक मंदिर के किनारे गिरे हुए सोने के छोटे कंगन थे। वो उस कंगन को उठाते हुए बोला, ये तो अनय की कंगन है, आज सुबह ही आशी ने उसे पहनाया था। ये यहाँ इस तरह से, आशी का फ़ोन, और अब ये। ठाकुर जी, मेरी आशी और मेरा अनय कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? आधी धुंध में आशी की आंखें खुलीं। चारों तरफ अंधेरा था, दीवारें टूटी फूटी और छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। उसने पलकों को फड़फड़ाया और धीरे धीरे चारों तरफ नज़र दौड़ाई। कहीं कोई संकेत नहीं था कि वो कहाँ है। उसके हाथ में अनय नहीं था। अनय कहाँ है? सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। अनय, कहाँ है तुम? आशी ने डर और बेचैनी के मिश्रित स्वर में पुकारा। उसका दिल धड़क रहा था और सांस तेज हो गई थी।
उसने अपने हाथों से आसपास की दीवारों और फर्श को छुआ, हर कोने की तलाश की। हर कदम पर अंधेरा और सन्नाटा, और उसकी बेचैनी और गहरी होती जा रही थी। तभी हल्की खड़खड़ाहट की आवाज़ आई, जैसे कोई दरवाजे या झोंपड़ी में कदम रख रहा हो। आशी ने तुरंत अपनी पूरी हिम्मत जमा की, हाथ सामने फैलाए और पीछे हटते हुए बोली, कौन है वहाँ, कौन है? तभी कमरे के अंधेरे को चीरते हुए कुछ छायाएं अंदर आईं। आशी ने झट से कदम पीछे खींचा, दिल की धड़कन और तेज हो गई। 3-4 लोग सख्त कदकाठी वाले, चेहरे पर मास्क और हाथ में झाड़ू की डंडियों जैसी लाठी लिए धीरे धीरे उसके पास बढ़ रहे थे। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? और मेरा बच्चा कहाँ है? आशी डर और गुस्से के मिश्रित भाव से कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ उनकी कदमों की हल्की गूंज कमरे में फैल रही थी। एक गुंडा उसके करीब आया और कंधे से हल्का धक्का दिया। आशी ने झट से पीछे हटते हुए उसकी बांह को पकड़कर जोर से खींचा, जिससे वो संतुलन खो बैठा। उसे ऐसा करते देख उन गुंडों को गुस्सा आता है। वो लोग आशी को पकड़कर रस्सी से उसके हाथ पैर बांध देते हैं। छोड़ो मुझे, जाने दो प्लीज, मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है, छोड़ो मुझे। गुंडों ने उसकी चीखों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आशी को जमीन पर झुकाया और रस्सी से उसके हाथ और पैर कसकर बांध दिए। क्यों क्यों कर रहे हो ये सब? आशी ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन गुस्से और हिम्मत को भी अपने शब्दों में पिरोया। तभी एक गुंडा उसकी चीख सुनकर गुस्से से कहा, ए चुप, अगर तू अपने बच्चे की भलाई चाहती है तो बिल्कुल चुप, एक आवाज नहीं, वरना। नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, तुम जैसा बोलोगे मैं करूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत करना, वो रोते हुए बोली। वो गुंडे वहीं खड़े रहकर उस पर नजर रखते हैं। आशी खुद से मन ही मन घबराते हुए बोली, मिस्टर रायचंद, कहाँ हैं आप? प्लीज ठाकुर जी, मेरे अनय को सुरक्षित रखना, मेरे बच्चे की रक्षा करना ठाकुर जी। कहानी अभी बाकी है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। और हाँ, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।